ताज़ा होले विथ रिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको उषा विश्वकर्मा की कहानी सुनाएंगे। उषा विश्वकर्मा जानी मानी वुमेन एक्टिविस्ट है। वो रेड ब्रिगेड संस्था की फाउंडर है। इसके जरिए वो महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है और अब तक 2 लाख से अधिक महिलाओं को ट्रेन कर चुकी है। आज उनकी कहानी सुनाएंगे इनकी जुबानी। वो तब 13 साल की थी। होली का दिन था। पापा के दोस्त इनके घर पर आए थे। किचन में चाय बना रही थी। तभी पापा के दोस्त पीछे से आए और मेरे गाल पर रंग लगाने लगे। रंग लगाते लाते उनका हाथ मेरी कमीज के अंदर जा पहुंचा। मैं बुरी तरह से डर गई। फिर उन्होंने मेरी माँ को रंग लगाया और उनकी छातियां दबा दी। होली के कुछ दिन बाद माँ ने पापा को सारी बात बताई, लेकिन पापा बहुत सीधे थे। हर कोई उनके सीधेपन का फायदा उठाता था। पापा के जिन दोस्तों की नजर माँ पर रहती थी, वो मुझ पर भी अब नजर रखने लगे थे। दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है जिसका बचपन में यौन शोषण न हुआ। अगर कोई कहती है कि नहीं हुआ है तो वह झूठ बोलती है। मेरा इतना यौन शोषण हुआ है कि अगर मैं अपनी कहानी दीवारों पर लिखनी शुरू कर दूं तो दीवारें कम पड़ जाएंगी, ऐसा उषा कहती है। उनका जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश में बस्ती के मंडेरवा के एक गांव गुदी में हुआ। उनके पापा 4 भाई और 3 बहनें थीं। सभी के बच्चे भी थे। पापा घर में सबसे छोटे थे और इस नाते इनके घर की सबसे छोटी बहू इनकी माँ थी। घर में ताऊ की पत्नियां और दादा मेरी माँ को खूब सताते। वो दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करती, खाना बनाती, खेत जाती और गायों को भी देखभाल करती। हमारे पास 16 गायें थी। एक दिन पापा और दादी के बीच पैसों को लेकर खूब झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पापा घर छोड़कर चले गए। उस वक्त न तो फोन था न कोई और साधन कि हम पापा को ढूंढ पाते। माँ ने कुछ महीने पापा का इंतजार किया, फिर मुझे लेकर अपने मायके चली आई। वहीं से मेरे शोषण की कहानी शुरू होती है। चलिए आपको बताते हैं। वहाँ घर में इनके 2 मामा, एक मौसी, नाना नानी की सास, छोटे नाना और उनकी पत्नी रहती थी। यहाँ हाल अपने गांव से भी बदतर था, इनके गांव से भी बदतर था और खाने में बचा हुआ सादा चावल मिलता था। खुद चटनी पीसकर चावल के साथ हम खाते थे और छोटे नाना की शादी देर से हुई तो उनका छोटा बच्चा था। अगर वह खुद से ही खाट से गिर जाता तो नाना मुझे चाटा मारते थे। तब माँ कुछ नहीं कह पाती थी। उनसे घर में कोई बात भी नहीं करता था। हर किसी को लगता था कि इसका मर्द इसे छोड़कर चला गया है, सो यह सब अब दूसरे के मर्दों को वश में कर लेगी। मैंने माँ के बारे में गांव की औरतों को कहते हुए सुना कि इसका किसी के साथ चक्कर था, तभी इसका मर्द इसे छोड़कर भाग गया। एक दिन माँ नल पर पानी भर रही थी, तभी उनके एक मामा आए और उनके हाथ में लड्डू का डब्बा था। उन्होंने माँ से कहा कि लो लड्डू खाओ, और इस पर पीछे से आ रही है उनकी पत्नी ने उन्हें खूब लताड़ा और माँ को खूब गालियाँ भी दी। इस बात पर सिर्फ कि उन्होंने लड्डू क्यों खाया। हम रोज सुबह उठते, हाथ मुंह धोते और खेत के लिए निकल जाते थे। खेत से वापस आने के बाद डलिया बुनने लगते थे। फिर दिन का खाना, चक्की पीसना, गायों को चारा पानी देना, फिर रात की तैयारी, ये रोज का इनका काम हो गया था। और इसी तरह एक एक दिन करके वक्त गुजरता रहा। 5 साल की हुई तो एक स्कूल में दाखिला कर दिया गया और स्कूल के मास्टर को मुंशी कहा जाता था उस वक्त। जैसे ही ये क्लास में जाती, वह इनसे पूछते कि तेरा बाप कहाँ गया, और ये जवाब देती कि मुझे नहीं पता। फिर वह हंसने लग जाते। स्कूल के दूसरे मास्टर भी मुझे माँ बाप को लेकर तंज मारते और इस वजह से स्कूल के बच्चों ने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया। घर आकर बहुत रोती थी और एक दिन इन्होंने माँ से कह दिया कि अब स्कूल नहीं जाएंगी। स्कूल जाना बंद कर दिया था पूरी तरह से, क्योंकि इनके साथ ये सब कुछ हो रहा था। एक दिन इनके एक फूफा इन्हें ढूंढते ढूंढते नानी घर आ गए और उन्होंने बताया कि पापा का पता उन्हें मिल गया है, वो मुंबई में है और उन्होंने अपने साथ हमें लखनऊ चलने के लिए कहा है। हम फूफा के साथ लखनऊ आ गए। वहाँ से पापा को तार भेजा गया। कुछ दिन बाद पापा लखनऊ आए। आते ही उन्होंने सड़क पर माँ को जोर से चाटा मारा और माँ को गाली दी। माँ ने कहा कि वह ट्रेन से कटकर मर जाएगी। सड़क पर तमाशा होने लगा। खैर कहा सुनी के बाद मामला ठंडा हुआ। पापा ने कहा कि वह हमें अपने साथ मुंबई ले जाएंगे। इस पर फूफा ने कहा कि नहीं, हमें तुम पर भरोसा नहीं है, तुम अपनी पत्नी को वहाँ बेच दोगे और इसलिए लखनऊ में ही रहो। हम 5-6 महीने तुम्हारी मदद कर देंगे। मर जाएंगी, सड़क पर तमाशा होने लगेगा, ये तमाम बातें उनकी माँ ने कहा था। और ये जब मामला शांत हुआ
तो अपने साथ मुंबई ले जाने की बात इनके पिता ने जिस प्रकार से हमने आपको बताया कहा। फूफा जी को भरोसा नहीं था तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे, और इन्होंने 5-6 महीने की मदद की भी बात कह दी थी। इसके बाद पापा जो है इनके मान गए। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। 5-6 महीने तक फूफा ने हमारी मदद की और फिर पापा को एक लकड़ी के कारखाने में नौकरी मिली। धीरे धीरे हमारा परिवार बड़ा हुआ। अब हम 3 बहनें और 1 भाई हो चुके थे, लेकिन हमारी आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी। पापा बहुत सीधे थे और माँ बहुत सुंदर थी। ऐसे में पापा की शराफत और हमारी गरीबी का फ़ायदा उठाकर उनके दोस्त उनके घर आने लगे। वो लोग उम्र में पापा से बड़े भी थे और ये उन्हें चाय देने जाती तो इनका हाथ पकड़ लेती थी। आते जाते मेरे सीने में कोहनी खुबो देते। किचन में होती तो मुझे पीछे से आकर पकड़ लेते। बेटा बेटा बोलकर जांघों पर हाथ फेरते, मेरी पीठ सहलाने लगते और मेरे प्राइवेट पार्ट को गुजिया बताते। मेरे साथ गंदी बातें करने की कोशिश करते। और होली का दिन था। होली वाले दिन इनकी माँ खूब रोई और पापा से कहा, तुम तो शराब पीकर टल्ले हुए थे और वे लोग तुम्हारी बेटी के साथ क्या क्या कर रहे थे। तुम तो बेटी की इज्जत लुटवा दोगे। उस दिन के बाद पापा ने कभी शराब नहीं पी। अपने दोस्तों से भी कहा कि वो उनके घर ना आए, और मैं भी अब मजबूत बन चुकी थी। पापा के दोस्तों को साफ साफ बोल देती कि हमारे घर से चले जाओ, और इस प्रकार से इन्होंने इन तमाम मुश्किलों का सामना किया। लखनऊ में जहाँ वह रहते थे वहीं इनकी बुआ भी रहती थी। बुआ के बेटे का अपने के घर के सामने वाली एक शादीशुदा लड़की से चक्कर चल रहा था, जिसका अभी गौना होना था। यह बात उसके भाई को पता चल गई और एक दिन मैं खेलते खेलते उनके घर चली गई। कमरे में बैठी तो उसका भाई मौका देखकर जोर से मेरी छाती दबाने लगा। अपना हाथ मेरे प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपको भैया बोलती थी, और वो 13 साल की थी, वो 30 साल का था। उनकी शादी हो गई थी, बच्चा होने वाला था। वो रोते रोते अपने घर आ गई, लेकिन डर के मारे किसी को नहीं बताया। उसने अपनी बहन का बदला मेरे भाई से न लेकर मुझसे लिया, और यह सब कुछ हुआ। फिर ये मड़ी याऊ शिफ्ट हो गए और अब इनकी 10वीं शुरू हो चुकी थी। इनके इलाके की एक संस्था के साथ ये जुड़ गई जो पढ़ाने का काम करती थी, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो गई। उस रोज़ इनकी ट्रेनिंग का पहला दिन था। घर में चाय बनाने के लिए न चीनी थी, न पत्ती और न दूध। माँ ने पानी के अजवाइन को नमक के साथ उबाल कर दिया कि इसे चाय समझकर पी ले। मैंने उसे पिया और ट्रेनिंग के लिए निकल गई। वहाँ दोपहर के खाने में मुझे 2 सब्जी, दाल, रोटी और चावल मिला। मैं खाना देखकर रोने लगी। मुझे लगा कि घर में भाई बहन भूखे हैं और मैं यहाँ ऐसा खाना खा रहा हूँ। सच पूछो तो खाना मेरे हलक से नीचे नहीं उतर पा रहा था। उस दिन जब मैं घर गई तो माँ से पूछा कि तुम लोगों ने क्या खाया। माँ ने बताया कि सब्जी वाला पूछ रहा था कि रात की बची हुई सब्जी वह फेंक दे या उसे वह बनाएगी। तो सब्जी वाले ने साग दे दिया और घर में 5 रुपए मिल गए थे, उससे आधा किलो चावल खरीद कर साग के साथ खा लिया। एक बार पापा को कहीं से 50 रुपए का काम मिला। वो बहुत खुश थे। कहने लगे कि चल तू चूल्हा जला, मैं आटा लेकर आता हूँ, आज रोटी बनाएंगे। मैंने चूल्हा जलाया, लेकिन पापा खाली हाथ आए। मैंने पूछा कि आटा कहाँ है, तो कहने लगे कि 50 रुपए रास्ते में ही कहीं गिर गए। उस रात हमने चूल्हा पानी से बुझा दिया और पानी पीकर सो गए। मैं जानती हूँ कि जब भूख लगती है तो कैसा लगता है और भूख क्या होती है। भूख में सूखी बासी रोटी भी अमृत लगती है। ये संघर्ष उन्होंने जारी रखा। जीवन चलता रहा। जहाँ पढ़ती थी वही एक लड़का भी पढ़ाता था। वह मेरा अच्छा दोस्त यानी कि इनका अच्छा दोस्त बन गया था। और एक दिन हम लोगों को वाउचर जमा करना था, तो उसने कहा कि वह अपना वाउचर घर भूल गया। मैंने कहा ले लेते हैं। हम उसके घर लेने गए तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि ऐसे ही किया होगा। मैं किचन में पानी पीने चली गई और उसने मुझे पीछे से आकर जकड़ लिया। मैंने सोचा कि मजाक कर रहा होगा, अभी छोड़ देगा। उसने मुझे छोड़ा ही नहीं और ज़ोर से जकड़ लिया। मैं चिल्लाई तो उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, बाल नोच लिए, मुझे जगह जगह से काट लिया और ज़बरदस्ती मेरी जीन्स उतारने की कोशिश करने लगा। बेल्ट की वजह से वो मेरा जीन्स नहीं उतार सका, लेकिन मुझे इतनी ज़ोर से जकड़ रखा था कि मेरी सांस घूट रही थी। उसकी जकड़ ज़रा ढीली हुई। मैं किसी भी तरीके से वहाँ से भाग गई। मेरे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा लाल था और एकदम बदहवास थी। मैं घर जाकर मुंह हाथ धोकर एकदम चुप हो गई।
सो गई। अगले दिन से काम पर नहीं गई, खाना पीना बात करना लगभग छोड़ दिया था। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में आ गई, मेरी हालत पागलों जैसी हो गई और इन्हें पैनिक अटैक आने लगा। सब लोग इन्हें पागल समझने लगे और उसके बाद ये एक डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने कहा कि पागल और इसके पहले लोग कहते थे कि पागल खाने में भर्ती हो जाए या फिर ओझा के पास इसे ले जाओ। खूब झाड़ फूक भी हुआ और एक दिन इनके माँ बाप जो हैं पागल खाने भी नहीं लेकर जाते हैं। फिर वहाँ डॉक्टर से इन्होंने बात की, डॉक्टर को सारी बात बताई, उसने मेरे माँ बाप को बताया और खूब लताड़ा कि इसे पागल खाने में भर्ती करने के लिए क्यों लाए हैं। इनकी काफ़ी दिनों तक काउंसलिंग की गई और उसके बाद 1.5 साल के बाद धीरे धीरे ये ठीक होने लगी। साल 2008 में इन्होंने अपनी एक संस्था बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा बाल मंच। खुद किसी के यहाँ काम करने के बजाय अपने मंच के जरिए बच्चों को पढ़ाने लगी और इसके साथ साथ इन्होंने यह तय किया कि इनके साथ जो हुआ बचपन में वह किसी और के साथ ना हो और इसको लेकर इन्होंने यौन शोषण और रेप के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की और अपनी संस्था में रेप सर्वाइवर और बचपन में यौन शोषण की शिकार लड़कियों को भर्ती किया और 15 लड़कियां इस वक्त हो चुकी थी। सभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे ये ट्रेनिंग देनी इन्होंने शुरू कर दी और इसके साथ साथ इन्होंने नुक्कड़ नाटक जैसी चीज़ें शुरू कर दी थी। इस प्रकार से इन्होंने अपनी संस्था को आगे बढ़ाया और आज एक बहुत ही बड़ी एक्टिविस्ट बन चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।